हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे आपको क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा विथ नोट्स। ठीक है, तो आपको ये जो नोट्स होता है, जैसे आपको सामने में दिख रहा होगा कि एक चैप्टर का नोट्स यहाँ पे भी है, और इस नोट्स को आप अगर पाना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, तो आप या तो डायरेक्टली वीडियो से लिख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप जाइए, वेबसाइट पे पूरा नोट्स पड़ा हुआ है, वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है क्लास 10th का एसएसटी का सिविक्स का चैप्टर 1। सिविक्स का मतलब आप बुक जानते होंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 जो है वो क्लास 10th का सिविक्स है, और चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये है अपना पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के बारे में आज हम लोग पूरा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। सॉरी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस पावर शेयरिंग में हम लोग को जानना क्या क्या है। देखिए, पूरा चैप्टर छोटा सा है, ज्यादा भी डिटेल कुछ नहीं है, और जो मेजर टॉपिक है इस चैप्टर में वो है बेल्जियम और श्रीलंका का केस, और पूरा का पूरा चैप्टर का पढ़ाई इन्हीं दो केसेस के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपको समझ में आ जाए कि बेल्जियम का क्या केस है, श्रीलंका का क्या केस है, और उसके सारे डिटेल्स को आप समझ जाइएगा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। याद करने वाला कोई चीज नहीं है इसमें। आप एक बार नोट्स को रीड कीजिएगा, नोट्स को अपने कॉपी में कंप्लीट रखिएगा, और जब एग्जाम आए तब एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो नोट्स बन रहा है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, तो जिस कारण से आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल है। और साइंस का जो नोट्स होगा, मतलब ये तो एसएसटी, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड है, साइंस का जो नोट्स होगा वो थोड़ा डिटेल्ड रहता है, और उसमें आपको एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट्स होता है वो भी वहां पे दिया हुआ रहता है, जो आपको रिक्वायर्ड है अपने एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका द केस। तो बेल्जियम का आपको यहां पे एक मैप दिख रहा होगा। ठीक है, मैप दिख रहा होगा, और इस बेल्जियम के मैप में आप क्या क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, ये स्केल देखिए, यहां पे ये जो स्केल दिया हुआ है, इसमें ये जो ऑरेंज टाइप का कलर है, ये क्या दिखा रहा है? ब्रुसेल्स का कैपिटल रीजन है। यहां पे ये ब्रुसेल्स का कैपिटल रीजन है। इसके अलावा एक रेड टाइप में जो आपका है वो है वेलोनिया का रीजन। इसको वलून भी बोला जाता है, फ्रेंच स्पीकिंग है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैप को देख लीजिए। तो ये पूरा जो रीजन है आपका, ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये आपका वलूनिया का रीजन है। इसके अलावा जो येलो टाइप में दिख रहा है ना, येलो कलर में, वो फ्लेमिश रीजन है। ये देखिए, ये आपका फ्लेमिश रीजन है, ये फ्लेमिश रीजन है। और जो छोटा सा सॉरी, छोटा सा साइड में आपको जगह दिख रहा होगा, ये वाला छोटा सा साइड में जगह दिख रहा होगा, ये जर्मन स्पीकिंग रीजन है, ये जर्मन स्पीकिंग है। तो ये मैप है आपका। मैप से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि फ्लेमिश रीजन में सिर्फ डच स्पीकिंग लोग हैं। यहां पे मेजॉरिटी का बात हो रहा है कि भाई फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, ज्यादातर लोग डच भाषा बोलते हैं,
जबकि वलून के रीजन में ये वाला रीजन में यहां पे ज्यादातर लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और जो ब्रुसेल्स है, जो कैपिटल है, उसके बारे में आपको जो एथनिसिटी है, जो डिवीजन है लोगों का, उसको भी पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे ये जो साइड में रीजन है ना, ये जर्मन स्पीकिंग वाला रीजन, यहाँ पे ज्यादातर लोग जर्मन भाषा ही बोलते हैं। यहाँ पे तो लगभग सारे ही लोग जर्मन भाषा बोलते थे। तो ये पुराना डाइवर्सिटी बेस्ड मैप बनाया गया है ना, जो बेल्जियम के एथनिक डाइवर्सिटी को आपको डिस्प्ले करता है कि भाई देखिए बेल्जियम में कितने तरह के लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, और उसके बाद क्या सिनेरियो डेवलप हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। देखिए बेल्जियम का लोकेशन कहां है, तो बेल्जियम का अगर लोकेशन का बात किया जाए तो वेस्टर्न यूरोप में, बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप का एक हिस्सा है। उसके बाद अगर साइज का बात किया जाए तो इसका जो साइज है वो हरियाणा के स्टेट से थोड़ा छोटा है, हरियाणा के स्टेट से थोड़ा छोटा है। इसके पड़ोसी देशों का बात किया जाए, नेबरिंग कंट्रीज, तो फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये सभी लोग इनके पड़ोसी देशों में आते हैं। मतलब इनके आसपास ये सारे कंट्रीज पाए जाते हैं, बेल्जियम के आसपास। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। जो टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम का, वो 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, अ लिटिल ओवर 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर इंटरनेशनल भाषा में बात किया जाए तो 10 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है। और हाफ जो हरियाणा का लगभग आधा है, पॉपुलेशन में हरियाणा का लगभग आधा है। तो अब देखिए अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट का बात किया जाए, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना है, तो बेल्जियम का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हरियाणा से थोड़ा छोटा है। लेकिन पॉपुलेशन कितना है, तो पॉपुलेशन हरियाणा के आधा है। तो समझ रहे हैं आप, मतलब हरियाणा का जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वो बेल्जियम से कहीं ज्यादा होगा। क्योंकि हरियाणा का आप सोचिए एक रीजन है जहां पे 2 करोड़ के लगभग लोग रह रहे हैं, और बेल्जियम में उससे थोड़ा छोटा रीजन है, थोड़ा ही छोटा रीजन है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 करोड़ लोग रह रहे हैं, है ना, सीधा आधा। तो वहां पे ज्यादा आपको डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना, वो आपको कम मिल रहा होगा एज कंपेयर टू हरियाणा। उसके बाद बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। कहने का मतलब है कि हम लोग अभी मैप में देखे थे कि हम लोग जो बेल्जियम है ना, उसका जो पूरा डिवीजन है उसमें तरह तरह के लोग पाए जा रहे हैं। कोई भाई फ्लेमिश रीजन में रहता है, फ्रेंच भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है, वेलोनिया रीजन में रहता है ना। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स में बटे हुए हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो जब ऐसा डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है तो उस कंडीशन में एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करना जरूरी हो जाता है। अब हम लोग शुरू करेंगे, रीजन बाय रीजन पढ़ेंगे। और 4 तरह का रीजन है ना, हम लोग को अभी मैप में दिखाया गया था। एक तो फ्लेमिश रीजन है, दूसरा वलोनिया का रीजन है, तीसरा है आपका जो जर्मन स्पीकिंग रीजन है, फिर उसके बाद ब्रुसेल्स हो गया जो कैपिटल रीजन है। तो ये चारों में क्या आबादी का स्ट्रेंथ है, कितने लोग, कौन मेजॉरिटी है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्लेमिश रीजन से। फ्लेमिश रीजन में कुल आबादी का, जो पूरा बेल्जियम का आबादी है,
उसका कुल 59% पॉपुलेशन यहां पाया जाता है ना। कुल आबादी का 59% पॉपुलेशन यहां पाया जाता है, और इस 59% पॉपुलेशन का कौन सा भाषा बोलती है ये पॉपुलेशन? तो डच भाषा बोलती है। ये 59% पॉपुलेशन डच भाषा बोलती है। अगर हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट रीजन को देखें, तो उसके बाद आता है वलोनिया का रीजन। वलोनिया का रीजन में पूरे देश के आबादी का 40% लोग वहां रहते हैं, है ना। पूरे देश में जो आबादी है उसके 40% लोग वलोनिया के रीजन में रहते हैं, और कौन सी भाषा बोलते हैं? तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। अब ये जो फ्रेंच भाषा है, इसके अलावा डच और फ्रेंच तो हो गया, जो कि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं उस देश में। उसके अलावा जर्मन स्पीकिंग रीजन भी है। वहां पे कुल आबादी का सिर्फ 1% लोग है। छोटा सा आबादी है जर्मन स्पीकिंग का, लेकिन क्योंकि देश का हिस्सा है तो देश को उसके बारे में भी सोचना जरूरी है, चाहे आबादी छोटा हो या बड़ा हो। तो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी 1% पूरे पॉपुलेशन का है, और उसका रीजन तो हम लोग मैप में देख लिए। उसके बाद आता है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कैपिटल है ना, वो काफी मिक्स्ड है। यहां पे 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब थोड़ा सोचिए, पूरे देश में अगर देखा जाए 59% लोग हैं फ्लेमिश रीजन में, जो लोग डच भाषा बोलते हैं, और ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% आबादी, जो कैपिटल रीजन का आबादी है उसका सिर्फ 20% डच भाषा बोलता है। इसका मतलब जो पूरे देश का मेजॉरिटी है डच भाषा बोलने वाले लोग, जो पूरे देश में मेजॉरिटी है 59%, वो कैपिटल में माइनॉरिटी है। और कैपिटल ही वो जगह है जहां से पूरे देश का कमान संभाला जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, और वहां पे फ्रेंच लोगों का दबदबा है। 80% आबादी फ्रेंच का है। जो पूरे देश में माइनॉरिटी है वो वहां मेजॉरिटी है, और जो पूरे देश का मेजॉरिटी है डच, वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी है। ये सबसे बड़ा दिक्कत था ब्रुसेल्स का, ठीक है, कि पावर फ्रेंच के हाथ में, क्योंकि कैपिटल सिटी में फ्रेंच बैठा हुआ है, उसका एक बड़ा आबादी है, डिसीजन मेकिंग वो लोग कर रहे हैं वहां बैठ के, और जो बड़ा आबादी है देश का वो डच स्पीकिंग है। तो अब सोचिए कि फ्रेंच अगर पावर अपने हाथ में रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश यही करेगा कि फ्रेंच कम्युनिटी ज्यादा तरक्की करे, ज्यादा आगे बढ़े, और जो पूरे देश में बड़ा आबादी है डच, उसको कहीं ना कहीं पीछे छूटा हुआ महसूस होगा, एलियनेटेड महसूस होगा। ठीक है, अब ये सिनेरियो डेवलप हुआ है, हुआ क्या है एक्चुअल में उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये सिनेरियो डेवलप हुआ है। ऐसा सिनेरियो में चांसेस बहुत ज्यादा है कि फ्रेंच और डच लोगों के बीच में टेंशन बढ़ जाए, लड़ाई हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, क्योंकि पावर फ्रेंच के हाथ में है जबकि मेजॉरिटी डच है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के बारे में, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे आपको। देखिए, फ्रेंच कम्युनिटी जो है ना, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ये ज्यादा तरक्की किया हुआ था, ज्यादा अमीर था, ज्यादा तरक्की किया हुआ था, इसके पास ज्यादा पावर था, ज्यादा प्रिविलेज था पहले के समय से। अब ऑब्वियस सा बात है, हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही फ्रेंच लोग बहुत ताकतवर था, है ना, सबसे पहले आजाद हुआ, आगे बढ़ा। अब बाद में बाकी सारा यूरोप में वो जो फ्रेंच आर्मी है वो जा जाके अपना पावर एस्टेब्लिश किया। अब क्योंकि फ्रेंच शुरू से ताकतवर था, तो जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, वहां पे भी फ्रेंच आके बैठा हुआ है। 80% आबादी है, सोच सकते हैं सिर्फ 100 में से 80 लोग फ्रेंच है,
और देश कौन सा है? बेल्जियम। और आदमी कौन है? फ्रेंच। तो अब क्योंकि कैपिटल में वो लोग बैठा हुआ है, जो भी कैपिटल में बैठेगा उसके हाथ में ताकत रहेगा, पावर रहेगा, सत्ता रहेगा। और उस कंडीशन से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ज्यादा ग्रो किया, ज्यादा पैसा कमाया, ज्यादा पावर लिया अपने हाथ में। जबकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी का अगर बात किया जाए तो ये लोग इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों ही तरीके से पीछे था, क्योंकि सेंटर में है नहीं आबादी, तो पावर अपने हाथ में आ नहीं पा रहा। और क्योंकि पावर अपने हाथ में नहीं आ पा रहा, इस कारण से पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए कम्युनिटी अपने लिए कोई कानून नहीं बना पा रहा, कोई ऐसा नियम नहीं बना पा रहा। ज्यादातर जो फायदा है डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद ही मिला था। कैसे हुआ था इसके बारे में बाद में बात होगा। अब ये जो सिचुएशन है आपको समझ में आ गया होगा, 59% आबादी डच है, जबकि पावर फ्रेंच होल्ड करके रखा हुआ है, उन लोगों को तरक्की नहीं करने दे रहा। ऐसा सिचुएशन में 1950s और 60s में बहुत चांसेस था कि डच और फ्रेंच के बीच में टेंशन बढ़ जाए, सिविल वॉर हो जाए। लेकिन हुआ क्या, इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं, ये तो बात हो गया अपना पूरा बेल्जियम का केस का। अब हम लोग थोड़ा श्रीलंका के केस को समझेंगे कि श्रीलंका में किस तरह का एथनिक डाइवर्सिटी था और श्रीलंका के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहा था। ये बेल्जियम का प्रॉब्लम्स हम लोग समझ गए। अब ये है, देखिए श्रीलंका का मैप, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अच्छा पता नहीं चल रहा है, रुकिए। ये देखिए श्रीलंका का मैप है। आपको येलो जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, वो सिन्हालीज लोगों का पोर्शन है, जो सिन्हाला भाषा बोला करते थे। उसके बाद फिर जो ऑरेंज टाइप का जो पोर्शन दिख रहा है वो श्रीलंकन तमिल्स का पोर्शन है। यहां पे श्रीलंका के लोकल लोग थे लेकिन तमिल भाषा बोलने वाले थे। उसके बाद जो डार्क रेड टाइप का दिख रहा है, ब्राउन है या डार्क रेड जैसा समझिए, जैसा आपको विजिबल होगा, वो इंडियन तमिल्स लोग का पोर्शन है। मतलब था क्या कि अंग्रेज लोग के समय में, ब्रिटिशर्स के समय में प्लांटेशन बहुत सारा ब्रिटिशर्स लोग के अंडर हुआ करता था श्रीलंका में, तो वो लोग को वर्कर का रिक्वायरमेंट था। और ब्रिटिश क्या था, एक कॉलोनी था भाई, जब जरूरत पड़ता था तब एक देश का वर्कर दूसरे देश में ले जाया जाता था। तो इसी कारण से तमिलनाडु से बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स को श्रीलंका भेज दिया गया और वो लोग अपना पूरा जीवन वहीं रहे, वहीं पे काम किए। और जब ब्रिटिश चला गया यहां से, तब उसके बाद जिन लोगों के पास ऑप्शन था कि वो लोग लौट सके इंडिया, वो लोग सब लौट गए। और जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप 200 साल आप कहीं पे रह जाइएगा तो आपका तो पीढ़ी वहीं बस जाएगा ना। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपका इंडिया से कोई लिंक थोड़ा ना रह जाएगा। 200 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। 200-250 साल तक उन लोग वहीं पे रहा, वहीं पे काम किया, वहीं जिया, वहीं के लोगों के साथ रहा। तो अब उन लोग का पूरा फैमिली वहीं बस चुका है। तो ये जो है ना, ये इंडियन तमिल्स लोग थे, ये लोग भी तमिल भाषा बोलते थे, लेकिन ये श्रीलंका के लोकल्स नहीं थे। इंडिया से एज प्लांटेशन वर्कर्स इन लोगों को वहां भेजा गया था। तो ये डार्क रेड वाला जो पोर्शन है वो वही इंडियन तमिल्स लोग का ही है। और छोटा छोटा जो आपको पैचेस दिख रहा होगा ना, गोल गोल पैच, वो सब मुस्लिम लोग का रीजन है, वहां पे मुस्लिम लोग रहा करते थे। अब ये पूरा मैप हो गया आपका कम्युनिटी बेस्ड मैप श्रीलंका का। यहां पे आप देख सकते हैं सिन्हाला एक मेजर पोजीशन पे है, एक मेजर क्या बोलते हैं हिस्सा
लेके रखा हुआ है देश का। और जो तामिल्स लोग हैं वो लोग सेकंड लेवल पे है, सिन्हाला के बाद सबसे बड़ा आबादी उन्हीं लोग का है, जिसमें से श्रीलंकन तामिल्स लोग नॉर्थ और ईस्ट का पूरा हिस्सा लेके रखे हुए हैं, और छोटा सा हिस्सा देखिए वेस्ट में भी है उन लोग का। और जो इंडियन तामिल्स लोग हैं उन लोग कहीं सेंटर से थोड़ा सा नीचे तरफ है, और मुस्लिम्स लोग पैचेस में है। अब हम लोग क्या करेंगे, श्रीलंका के बारे में स्टडी करेंगे। पहले शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्ट्स से। ज्योग्राफिकल फैक्ट्स में पहले हम लोग बात करेंगे लोकेशन का। तो भाई लोकेशन क्या है, ये एक आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से के तरफ है। मतलब तमिलनाडु का जो साउथ का कोस्ट है उस तरफ और आगे बढ़ेंगे तो आपको श्रीलंका का कंट्री मिल जाएगा। पॉपुलेशन कितना है, यहां का पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है, जो लगभग हरियाणा के बराबर ही है। उसके बाद बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन का। अभी हम लोग मैप देख लिए, अब उसको हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। देखिए, एक हो गया पहला एथनिक ग्रुप सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन, जो लोग सिन्हाला भाषा बोलते थे, सिन्हालीज जिनको बोला जाता है। 74%, कितना बड़ा आबादी है, 74% पूरे आबादी का सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी था। ये एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश का, और इनका धर्म, जो ज्यादातर लोग सिन्हालीज में धर्म फॉलो किया करते थे, वो धर्म था बुद्धिस्ट। आज भी फॉलो करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस केस को देख रहे हैं तो हम लोग इसलिए हिस्ट्री टाइप की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर ग्रुप था, सेकंड सबसे बड़ा ग्रुप था, वो था तमिल स्पीकिंग, और ये टोटल आबादी का सिर्फ 18% था। कहां 74%, 74% सिन्हाला लोग का, और कहां 18% मात्र तमिल लोग का। अब ये जो ग्रुप था ना, ये भी 2 हिस्सा में बटा हुआ था, एक श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स 13% थे, ये तमिल भाषा बोलने वाले लोकल लोग थे, जबकि इंडियन तमिल्स प्लांटेशन वर्कर्स के डिसेंडेंट्स थे, जो ब्रिटिश कॉलोनी के द्वारा लाया गया था इंडिया से। तमिल्स का धर्म क्या था, तो ये लोग ज्यादातर हिंदूज हो सकते थे या फिर मुस्लिम्स हो सकते थे, दोनों में से कोई भी धर्म इनका हो सकता है। इसके अलावा अब क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी है भाई, तो ब्रिटिशर्स लोग शुरू से कन्वर्जन्स करवाते थे, जिनको उनका धर्म क्रिश्चियनिटी पसंद आता था वो लोग उससे जुड़ते थे। तो 7% आबादी है ना, क्रिश्चियंस में 7% आबादी हुआ करता था। और क्योंकि कन्वर्जन का कोई कम्युनिटी नहीं होता है ना, तो कन्वर्जन होने के बाद 7% आबादी जो क्रिश्चियन बना था, वो तमिल भी हो सकता था, सिन्हाला भी हो सकता था। सिन्हाला का मेजॉरिटी रिलीजन है बुद्धिस्ट, तमिल का मेजॉरिटी रिलीजन है मुस्लिम्स या हिंदूज। लेकिन जब कन्वर्ट हुए ब्रिटिश के समय में, तो कुछ सिन्हालीज भी कन्वर्ट हुए, कुछ तमिल्स भी कन्वर्ट हुए। तो 7% आबादी क्रिश्चियनिटी का बना, जिसमें तमिल्स भी हुआ करते थे और सिन्हालीज भी हुआ करते थे। अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस एथनिक ग्रुप का कैसा था, तो देखिए श्रीलंकन तमिल्स जो है ना, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ही देखे जाते हैं, जबकि सिन्हाला लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, है ना। हम लोग मैप देख लिए हैं अभी ऊपर में, सिन्हाला लोग का कितना बड़ा एरिया था। रिलीजियस कॉम्पोजिशन के बारे में तो बात कर लिए, ये तो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड है, उसको डिफाइन कर दिया गया है। एथनिक क्या होता है, एथनिक क्या होता है? एन एथनिक ग्रुप रेफर्स टू अ ग्रुप
of people sharing common culture, language, ancestry and physical features. कहने का मतलब है कि एक एथनिक ग्रुप, हम लोग उस तरह के लोगों को बोलते हैं जिन लोग का कल्चर एक जैसा हो, जिन लोग का भाषा एक जैसा हो, जिनके पूर्वज एक ही हो और जिनका दिखने का जो फीचर्स होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक जैसा हो। ये लोग सेम रिलीजन के हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, या फिर सेम देश के हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, एथनिसिटी में देश और रिलीजन मायने नहीं रखता। जो चीज मायने रखता है वो है कल्चर, लैंग्वेज, एंसेस्ट्री और फिजिकल फीचर्स। एथनिसिटी इज द बेसिस फॉर आइडेंटिटी। एथनिसिटी एक पहचान है, लोगों का पहचान है वो, एंड कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन नॉट मैनेज प्रॉपरली, और आपस में झड़प का कारण बनेगा, झगड़ा का कारण बनेगा अगर सही ढंग से मैनेज ना किया जाए। अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क के बारे में समझेंगे। हम लोग दो केस देखे, बेल्जियम का और श्रीलंका का, तो अब हम लोग समझेंगे कि उसका जो इस तरह का कॉम्पोजिशन था ना दोनों देश का, दोनों में देखिए अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो क्या क्या रिस्क था, बेल्जियम के साथ क्या रिस्क था, श्रीलंका के साथ क्या रिस्क था, ये दोनों को ही हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। अब देखिए, जब बेल्जियम का बात करते हैं ना, तो हमको पता है कि डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में थे, ठीक है, और ये लोग अपने मेजॉरिटी को पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए यूज कर सकते थे फ्रेंच के ऊपर और जर्मन के ऊपर, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी भाई डोमिनेट कर सकते हैं। और इससे सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट पैदा हो सकता है, पार्टीशन भी हो सकता है, देश का बंटवारा हो सकता है, और कैपिटल सिटी के ऊपर सबसे ज्यादा लड़ाई हो सकता है। ब्रुसेल्स एक स्पेशल केस था। पूरे देश में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी है, लेकिन ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी है ना। पूरे देश में डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा है, 59%, लेकिन ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% माइनॉरिटी है। दोनों ही ग्रुप जो है ना, कैपिटल के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन बेल्जियम इस सिचुएशन को आपसी बातचीत और एक दूसरे को पावर्स शेयर करने के तरीके से हैंडल किया। अब हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, है ना। बेल्जियम तो देख लिए कि भाई बेल्जियम बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से अपना सिचुएशन को हैंडल किया। कैसे हैंडल किया, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को समझाएंगे। 2 ही लेक्चर का ये पूरा चैप्टर है, उसके बाद जो लेक्चर्स आएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर्स होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का लेक्चर्स होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट 2 ही लेक्चर तक है। सॉरी। उसके बाद बात करते हैं श्रीलंका के केस का। श्रीलंका का केस जो है, आपको यहां से देखिए, सिन्हाला मेजॉरिटी है वहां पे, इतना तो पता है, और वो लोग का नंबर्स काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू तमिल्स। तो क्या किया ना, सिन्हाला कम्युनिटी तमिल्स को भी अपने साथ सरकार में जोड़ने के जगह, एकोमोडेटिंग तमिल्स करने के जगह, अपना डोमिनेंस उन लोग पे इंपोज कर दिया, अपना दबदबा उन लोग पे डालने का कोशिश किया। सिन्हाला को ऑफिशियल भाषा बोल दिया गया, और जॉब में प्रेफरेंस, एजुकेशन में प्रेफरेंस, और साथ ही सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस, ये सब में सिन्हालीज लोग को फायदा मिलने लग गया। तमिल माइनॉरिटी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, और इसका अंत हुआ सिविल वॉर से। देखिए,
श्रीलंका अपने देश का सिचुएशन को ढंग से समझ नहीं पाया, ढंग से हैंडल नहीं कर पाया और अंत हुआ एक युद्ध से। आज भी श्रीलंका में देखा जाए ना तो उस युद्ध का घाव दिखता है, वहां के लोगों में दिखता है। आप वहां के लोगों के इंटरव्यूज को देखिए, वहां के न्यूज चैनल्स को देखिए, वहां का गवर्नमेंट जिस तरह से काम करता है उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि तमिल्स के साथ आज भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन क्योंकि अब सिविल वॉर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए अब उस तरीके से नहीं है जैसा पहले हुआ था। लेकिन आज भी सबके मन में घाव है, क्योंकि इस युद्ध में लाखों लोगों की जान चली गई थी। अब यहां पे देखिए एक छोटा सा कंपैरिजन जैसा हम चार्ट यहां पे बना के डाल दिए हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, आप रीड कर लीजिए। ज्योग्राफिकल लोकेशन है, पॉपुलेशन है, एथनिक ग्रुप्स है, कैपिटल सिटी इशू है, उसके बाद फिर एथनिक पावर स्ट्रगल है, अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट है, रिजल्ट है। ये सब चीज आपको जब कंपेयर करना होगा ना दोनों केस, तो ये सारा पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं एलैबोरेट करने के लिए। चार्ट के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में मैंने कंपेयर कर दिया है। उसके बाद आगे आते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म श्रीलंका में क्या है। पहले ये समझेंगे कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। देखिए, जब देश में तरह तरह के डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं ना, एथनिक डाइवर्सिटी के, तो उसमें से जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, जो सबसे बड़ा आबादी वाला ग्रुप होता है, अगर वो सिर्फ ये प्रयास करे कि मेरा ग्रुप तरक्की करे, मेरा ग्रुप आगे बढ़े, मेरे जो लोग हैं हर जगह वही लोग पावर में रहे, तो इस तरह का सोच को, इस तरह का विचारधारा को मेजॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है। और क्योंकि सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी जो था वो इसी तरह का अप्रोच लेकर के तमिल्स को दबा रहा था, इसीलिए हम लोग श्रीलंका के केस को मेजॉरिटेरियनिज्म का केस कहते हैं। यहां पे देखिए अलग अलग पॉइंट वाइज यहां पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंस एंड राइज ऑफ सिन्हाला डोमिनेंस के बारे में। देखिए, श्रीलंका जो है ना 1948 में आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद श्रीलंका कोशिश किया कि हम अपना सरकार बनाए, अपना कानून बनाए, जो कि हर देश करता है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे वो लोग कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे गवर्नमेंट को। और उन लोग का रीजन ये था कि भाई सिन्हाला कम्युनिटी बड़ा आबादी है, तो लीडर्स का भी हम लोग के पास अधिकार है। जब कुदरत हम लोग को ज्यादा बनाया है यहाँ पे, तो इसका मतलब कुदरत हम लोग को यह अधिकार दिया है कि हम लोग इस जगह पे डोमिनेट करें, कंट्रोल करें। और स्टेट मशीनरी मेजॉरिटी के हाथ में ही रहे, नेचुरल राइट है स्टेट मशीनरी को होल्ड करना, है ना, गवर्नमेंट को होल्ड करना, ये उन लोग का मानना था। वो लोग इंक्लूसिव गवर्नेंस का जो आइडिया है ना उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि मिल बांट के कोई हम लोग सरकार नहीं चलाएंगे, हम लोग खुद पावर्स को अपने हाथ में रखेंगे। और जो पॉलिटिकल और कल्चरल डोमिनेंस है वो एस्टैब्लिश करने का प्रयास करने लग गया। ऐसा कोशिश करने लग गया कि भाई सरकार भी हमारा और कल्चर भी हमारा, बस यही इस देश में चलेगा और कोई कम्युनिटी को हम लोग उठने नहीं देंगे, क्योंकि ये हम लोग का देश है। अब सोचिए क्या हालत होता होगा एक तमिल का जब वो ये सब चीज देखता होगा अपने आसपास। उसको लगता होगा कि मेरा कल्चर, मेरा लैंग्वेज, मेरा कम्युनिटी का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जबकि नेचुरल राइट है, ह्यूमन राइट, इंसान को जीने का अधिकार, आराम से रहने का अधिकार, ये कुदरती अधिकार है, नेचुरल राइट है। और उससे ये नेचुरल राइट भी छीन लिया जा रहा है। कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए उस देश में रहना जब उसको हर रोज ये चीज सुनना पड़े कि तमिल लोग का एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़े। आप इस चीज को सोचिए कि क्या मुश्किल उस समय का लोग झेलता होगा। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं
ये तो हो गया कि भाई आजादी के बाद सिन्हाला लोग किस तरह से अपने आप को पावर में लाने का प्रयास कर रहा था। अब क्या क्या ऐसा कानून है जो उन लोग लाया तो मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज कहा जाने लग गया, है ना, कि मेजॉरिटी अपना कानून को लाके अपना ही दबदबा लगाना चाह रहा है। जो सरकार था ना वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड का मतलब वोटिंग हुआ, वोटिंग के थ्रू एक गवर्नमेंट को चुना गया। लेकिन आप सोचिए एक देश में जहां पे एक ग्रुप सिन्हाला ग्रुप का आबादी 74% है, कोई चांस है कि कोई तमिल इलेक्शन जीत जाए? कोई भी चांस? जब वोटिंग होगा ना, इतना बड़ा आबादी सिन्हाला रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करेगा कि तमिल वाले का कोई चांस ही नहीं। इलेक्शन में खड़ा तो हो सकता है लेकिन जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आबादी सिन्हाला लोग का है और सिन्हालीज को ही वो जिताना चाहता है। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो था, लेकिन क्या ये एक्चुअल डेमोक्रेसी था? नहीं। एक्चुअल डेमोक्रेसी तो तब बोला जाता ना जब तमिल रिप्रेजेंटेटिव को भी बराबर का मौका मिलता। उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। उसको पहले से पता है कि भाई हमको वोट मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 18% मिलेगा ना, और यहां 74% सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को मिलेगा, तो हम कैसे गवर्नमेंट बना लेंगे? उसके बाद सिन्हाला कम्युनिटी डेमोक्रेटिकली चुना तो गया था, लेकिन वो जितना भी माइनॉरिटी का राइट्स होता है ना, पॉलिटिकल राइट्स होता है, वो सब को खत्म करने का प्रयास करने लग गया। जो प्रिंसिपल होता है इक्वालिटी का, है ना, ये जो बराबर का अधिकार हम लोग बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है इक्वालिटी, बराबर का अधिकार, इसको वॉयलेट कर दिया, इसको खत्म करने का प्रयास करने लग गया। 1956 में एक कानून लाया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज आप सोचिए, और सिर्फ एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब हर तरह का कामकाज सिन्हाला भाषा में ही होगा। जो सिन्हाला भाषा नहीं बोलता उसको सरकार में सरकारी अफसर बनने का या फिर सरकार में किसी तरह का रिप्रेजेंटेटिव बनने का कोई भी चांस नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले, 1 मिनट रुकिए। उसके बाद देखिए, ये लोग तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को बिल्कुल ऑफिशियल यूज से बाहर करना चाहते थे। तो अब तमिल भाषा को बाहर हटाया जा रहा है, सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं तमिल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का, तमिल लैंग्वेज का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जो है एजुकेशन में, सिन्हाला लोग के लिए पॉलिसी लाया गया, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। मतलब उन लोग को फायदा दिया जाएगा, सिन्हाला होने का फायदा दिया जाएगा, सिन्हाला भाषा बोलने का फायदा दिया जाएगा, पढ़ाई में भी और नौकरी में भी। सिन्हाला जो लोग एप्लीकेंट्स हुआ करते थे उन लोग को यूनिवर्सिटी में एडमिशंस आराम से मिल जाता था।
गवर्नमेंट में नौकरी आराम से मिल जाता था। ये एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था तमिल युवा लोगों के अगेंस्ट। उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा था। अब तमिल का अगर फ्यूचर खराब हुआ तो आगे आने वाला सारा पीढ़ी खराब हो जाएगा। तो तमिल युवा को ही खराब करने का टारगेट किया जा रहा था। इसके अलावा संविधान में एक नया चेंज किया गया। बोला गया कि जो देश है ना वो बुद्धिज्म को बढ़ाएगा और बचाएगा। कभी सुने कि कोई संविधान में धर्म को बढ़ाने और बचाने का बात हुआ है? कोई भी अच्छा डेवलपिंग कंट्री या डेवलप किया हुआ कंट्री इस तरह का चीज को अपने संविधान में नहीं डालेगा, क्योंकि उसके लिए हर नागरिक बराबर है। लेकिन यहां पे श्रीलंका के संविधान में डाला गया कि आपके देश के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा बुद्धिज्म को बढ़ाया जाएगा और बचाया जाएगा। ज्यादातर सिन्हाला लोग बुद्धिस्ट थे, ठीक है, और स्टेट जो सरकार है वो एक ही धर्म की तरफ झुक गया, जिससे बाकी सारे रिलीजन जो माइनॉरिटीज थे, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, उन लोगों को नुकसान होने लग गया। उन लोगों को पूरी तरह से, मतलब समझ लीजिए, उन लोगों का कल्चर को खत्म करने का प्रयास होने लग गया। अब उसका ये तो हम लोग देख लिए कि केस क्या चल रहा था, किस तरह से सिन्हाला गवर्नमेंट भेदभाव कर रहा था अपने देश में। अब श्रीलंकन तमिल्स का इस चीज के कारण, ये जो भेदभाव चल रहा था देश में, इसके कारण श्रीलंकन तमिल्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा था, क्या उन लोग पे असर हो रहा था इस चीज का। देखिए, जो गवर्नमेंट अपना नियम कानून ला रहा था ना, उससे श्रीलंकन तमिल्स को बिल्कुल अलग फील होने लग गया था, एलियनेटेड फील होने लग जा रहा था। कंटिन्यूअसली उन लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। उसके बाद तमिल्स लोग को सरकार से अलग किया जा रहा है, बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग ऊपर उठ ही ना पाए, एडमिशन ना मिले, जॉब ना मिले, सब प्रयास हो रहा है। और वो लोग के अंदर ये डाउट आ गया कि क्या ये देश सच में उन लोगों का है, क्या इस देश के लिए वो लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन जब मन में आने लगता है ना किसी नागरिक के, तब समझ लीजिए देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि यही नागरिक कल को उठ के देश के अगेंस्ट काम करेगा। एक कंट्री को, एक नेशन को हमेशा प्रोवाइड ये करना चाहिए कि एक आदमी के अंदर, एक नागरिक के अंदर ये भावना रहे कि हाँ ये देश मेरा है। जब उसके अंदर ये भावना रहेगा ना, तो वो कंट्री के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगा। जब भी कुछ करेगा वो देश हित में ही करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि इस तरह का भावना तमिल्स लोगों के अंदर आने लग रहा है। अब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज से उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि ये लोग अपना, मेरा लैंग्वेज और मेरा कल्चर का तो रेस्पेक्ट करता नहीं है, ये लोग कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सारा पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज सिन्हाला, बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था। तो तमिल लोग का जो प्रॉब्लम्स था उसको सरकार में उठाने वाला कोई नहीं था, और कानून में उन लोग का कोई बात नहीं होता था। उन लोग को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। तमिल्स लोग ये मानते थे कि उन लोग को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा है, उन लोग को डिसीजन मेकिंग से बाहर कर दिया गया है, उन लोग को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है। जॉब में डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह उन लोग को भेदभाव झेलना पड़ रहा है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये क्योंकि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इस कारण से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और दुख
बढ़ता जा रहा था। अब तमिल कम्युनिटीज जो है उन लोग को लग रहा था कि ये जो नेशनल पॉलिसीज बन रहा है ना सरकार के द्वारा, इसमें उन लोगों के लिए ना कभी बात हुआ है और ना इन फ्यूचर उन लोगों के लिए फायदे के लिए, उन लोगों के जरूरत के लिए कोई बात होगा। ये तमिल लोग का के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि उन लोग क्या सोच रहा था, उन लोग का किस तरह का सोच विचार चल रहा था जब सिन्हालीज लोग गवर्नमेंट अपने हाथ में रखा हुआ था। अब ये सब सोच के कारण हुआ क्या, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में रिलेशंस खराब हुआ। ठीक है, आपस में कोई बातचीत नहीं था, कोई एग्रीमेंट्स नहीं था गवर्नमेंट के द्वारा, और लोगों का भरोसा भी उठता जा रहा था गवर्नमेंट से। तो आपस में झड़प कॉमन हो गया, सोसाइटी में डिवीजन होने लग गया। श्रीलंकन तमिल्स लोग पॉलिटिकल पार्टीज बनाए और आंदोलन करना शुरू किए। उन लोग का डिमांड क्या था, उन लोग का डिमांड था कि भाई तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कीजिए, मानिए हम लोग भी इस देश की आबादी के हिस्सा है। उसके बाद तमिल्स लोग का एक अलग रीजन होना चाहिए जहां तमिल मेजॉरिटी हो। तीसरा, इक्वालिटी एजुकेशन में चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज में चाहिए, बराबर का अधिकार हमको चाहिए। ये जो तमिल मेजॉरिटी एरियाज था ना, इसको तमिल ईलम कहा जाता था। ये तमिल ईलम का डिमांड था इन लोग का, इसके बारे में आगे कहीं लिखा होगा। ठीक है, इसको तमिल ईलम कहा जाता था। तो एक ऐसा रीजन जहां पे तमिल्स का आबादी बड़ा हो, और ज्यादातर जो डिमांड था यही था कि नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट पूरा हम लोग का होना चाहिए। जो उन लोग का डिमांड था ना, उसको बार बार सरकार डिनाई कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसको रोक रहा था, उसको बिल्कुल कोशिश कर रहा था कि नहीं माना जाए। और गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली उन लोग का जो डिमांड था तमिल ईलम का, तमिल पॉपुलेटेड रीजन्स का, उसको इग्नोर कर रहा था, उसको डाउन कर रहा था। तो जिस कारण से दुख और बढ़ने लग गया, गुस्सा और बढ़ने लग गया। अब फाइनली क्या हुआ, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और सिविल वॉर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। 1980s आते आते तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो आंदोलन वगैरह करते थे, वो लोग तमिल ईलम का डिमांड करने लगे। तमिल ईलम क्या है, अ सेपरेट स्टेट इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका वेयर तमिल्स वर इन मेजॉरिटी। ये तो बता दिए आपको। ये जो डिमांड था इन लोगों का, ये बराबर के अधिकार से शुरू हुआ और अब कंप्लीट सेपरेशन चाहता था, और गवर्नमेंट बार बार मना कर रहा था, बार बार उन लोग का डिमांड को ठुकरा रहा था। ये जो डिस्ट्रस्ट है, जो भरोसा उठ गया था गवर्नमेंट की तरफ से, इस कारण से बहुत क्लैशेस, झड़प, लड़ाई होने लग गया सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में। और कॉमनली देखा जाने लग गया ये लड़ाई, और बहुत ही उग्र लड़ाई हुआ करता था, वॉयलेंट, मारपीट, बड़ा बड़ा लड़ाई है ना, हथियार से यूज हो रहा है। इससे आगे चल के लड़ाई बढ़ता गया और अंत में पूरे देश में फैल गया और हो गया सिविल वॉर। एक फुल स्केल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है ना, पूरा हथियार से लैस लड़ाई हुआ। और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो आप समझ ही रहे होंगे कि समझिए दोनों तरफ का आर्मी है और आर्मी आपस में लड़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो आर्मी था उसके बीच में, मतलब उसके तरफ से एक ग्रुप था,
और तमिल मिलिटेंट ग्रुप एक था, LTTE जिसको बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये तमिल मिलिटेंट ग्रुप था, इसके पास भी खूब हथियार था और इसकी तरफ से भी लड़ाई हो रहा था। अब सिविल वॉर हो गया, लड़ाई हो गया। अब सिविल वॉर का अंत कहां हुआ उसको देखेंगे। हजारों लोगों का जान चला गया, दोनों तरफ की कम्युनिटी का, और बहुत सारा ह्यूमन लॉस हुआ, लोगों का मन में डर, है ना, दुख, ये सब बैठ गया। परिवार अलग हो गए, लोग मर गए, बहुत सारे परिवारों को देश छोड़कर भागना पड़ गया रिफ्यूजीज की तरह। और बहुत बड़े तमिल्स, जो बहुत लार्ज नंबर में उस समय में तमिल्स लोग, क्योंकि तमिल्स भाई माइनॉरिटी थे, ऑब्वियस बात है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी में जब झड़प होगा तो मेजोरिटी के पास कहीं ना कहीं अपर हैंड है। तो बहुत सारे तमिल्स लोग माइग्रेट होकर के दूसरे देशों में चले गए, स्पेशली इंडिया में और कुछ वेस्ट कंट्रीज में, और बहुत सारे लोगों का जीवन भी चला गया। काफी लोग ऐसे थे जो लोग माइग्रेट तो कर गए, जिंदा बच गए, लेकिन उन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं बचा, कोई नौकरी नहीं बचा, कोई कमाने का जरिया नहीं बचा। अब इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ देश में, बहुत भारी नुकसान हुआ देश को। युद्ध होता है तो बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है, बहुत सारा पावर बर्बाद होता है, डैमेज होता है, तो इकोनॉमिक लॉस हुआ। सिविल वॉर के कारण सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमिक तीनों ही फील्ड में श्रीलंका को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा, और जो देश का तरक्की था वो आने वाले दशकों तक रुक गया, क्योंकि अंदर में अभी भी अनरेस्ट चल रहा था। कल्चरल हेरिटेज साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया। सिविल वॉर का अंत हुआ 2009 में, और दशकों के वॉयलेंस के बाद, कई साल के लड़ाई के बाद, जो गवर्नमेंट था वो तमिल सेपरेटिस्ट लोग को डिफीट किया, हराया। लेकिन टेंशन्स और लोगों के अंदर का घाव आज भी कम्युनिटीज में देखा जाता है। तो कौन जीता? सिन्हाला जीता, ऑब्वियस बात है, मेजॉरिटी था वो लोग। ये मेजॉरिटेरियनिज्म का पूरा डेफिनेशन है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म इज द बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी इन अ कंट्री शुड बी अलाउड टू रूल in any way it wants. It often means disregarding the rights, interests, and needs of minority community. It is harmful in diverse country as it leads to inequality, conflict, and division. है ना, ये तो डेफिनेशन है, बाकी इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। अब ये तो था कि श्रीलंका किस तरह से काम किया और उसका क्या परिणाम उसको झेलना पड़ा। अब हम लोग बात करेंगे बेल्जियम किस तरह से काम किया और आगे उसको किस तरह से फायदा मिला या नुकसान मिला, जो भी हुआ होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं ना, ये लेक्चर हम लोग यहां पे रोकते हैं और बेल्जियम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग इस लेक्चर को रोकेंगे। बेल्जियम में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप लोग इस लेक्चर के नोट्स को लिखिए, कॉपी में नोट्स कंप्लीट करके रखिए। आप वीडियो के थ्रू भी लिख सकते हैं, मतलब वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट का लिंक आपको रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पहुंच जाइएगा, वहां पे पूरा नोट्स लिखा हुआ है और वहां से आप लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहां पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।